पुरुषों से जुड़ी हुई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, किस सबसे कॉमन प्रॉब्लम के साथ लोग आते हैं? तो कॉमनली जो आते हैं वो इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं कि इरेक्शन ठीक से नहीं होता है या जल्दी निकल जाना। अब कोई इस समस्या के साथ आए प्लस उसे डायबिटीज़ भी हो, अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो दवाइयों का फ़ायदा भी नहीं होगा। शिलाजीत का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो जो लोग अपने आप इन्हें ले रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे हिसाब से जो सेक्सुअल एनहेंसमेंट की दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। सेक्सुअल एनहेंसमेंट का इफेक्ट डायरेक्टली हार्ट पे भी आता है। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम जो है उसके पीछे क्या कॉमनेस्ट कॉज, अगर मैं आपसे पूछूं? प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन में भी कॉमनेस्ट कॉज होता है साइकोलॉजिकल। उसके लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के लिए दवाइयाँ आती हैं। किसी मेल को यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है लेकिन उसको लगता है कि नहीं पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हुआ, क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है? अगर यूरिन की अर्ज है, यूरिन नहीं आ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसमें यूरिनरी सिस्टम के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। रात में कितनी बार उठना नॉर्मल नहीं है? एक बार रात में उठ जाए जो, उससे ज़्यादा कोई उठ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता। पीएसए टेस्ट का बहुत बार नाम आता है, ये टेस्ट क्या होता है? ये एक एंटीजन होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करती है। ये अमाउंट जब इसका बॉडी में बढ़ने लगता है तो इसका मतलब कि कुछ मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ है। कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर अगली जनरेशन को रिस्क ज़्यादा होता है? हाँ, प्रोस्टेट का फैमिली से थोड़ा सा लिंक है, खासकर कि कैंसर के मामले में तो ऑफ कोर्स। किस हद तक प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कामयाबी मिलती है? अगर एक कैंसर है जिसका आज के टाइम पे अच्छा ट्रीटमेंट और क्योर अवेलेबल है, वो एक यही कैंसर है जिसको प्रोस्टेट कैंसर। फिट रहे इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपने महिलाओं की समस्याओं से जुड़े हुए पॉडकास्ट बहुत देखे और पसंद भी किए, तो हमने सोचा मेल ऑडियंस को क्यों छोड़ा जाए। आज बात करेंगे खास तौर पर ऐसी परेशानियों की जो 35 या 40 पार के बाद पुरुषों को अक्सर होती हैं और वो छोटे छोटे सिम्टम्स में नज़रअंदाज होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी को यूरिन बार बार आ रहा है तो क्या ये कुछ इंडिकेट कर सकता है? अगर यूरिन की अर्ज हो रही है लेकिन आ नहीं रहा, क्या ये भी कुछ इंडिकेट कर सकता है? 35 बार महिलाओं के लिए जैसे टेस्ट हैं, ऐसे ही क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारी मेल ऑडियंस के मन में है, या फिर महिलाएं जो घर का ख्याल रखती हैं उनके लिए अपने जो मेल सहयोगी हैं उनको लेकर जो हेल्थ रिलेटेड चिंताएं रहती हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज पंवर हैं जो कि जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, यूके से प्रैक्टिस करके आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर, जो भारत की समस्याएं हैं और आपने कुछ साल यूके में प्रैक्टिस की, कितना फर्क है और दोनों में जो पेशेंट प्रोफाइल है वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने ज़्यादा देखी और यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स देखी? एग्री, आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है हमारे वेदर का है। तो यूरोलॉजी में तो यूरिन में सबसे इम्पोर्टेंट वाटर होता है जी। तो जितनी भी डिहाइड्रेशन की समस्याएं होती हैं, गर्मी से जुड़ी समस्याएं होती हैं, यूरिनरी सिस्टम की स्टोन्स की समस्याएं होती हैं, वो हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। हाँ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूके में क्योंकि वो कोल्ड कंट्री है मेजॉरिटी, तो स्टोन की समस्या थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा कैंसर का इंसिडेंस वहाँ ज़्यादा है बिकॉज वेस्टर्न लाइफस्टाइल है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से जल्दी पिकअप हो जाता है, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है। ओके, तो कुछ ऐसा है इंडिया में जो अभी उतना नहीं है, थैंकफुली। आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा अभी तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लोगों को सब चीज़ पता है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत एडवांस है। अब हर जगह डायग्नोस्टिक टेस्ट पहुंच गए हैं, अवेयरनेस कैंप्स चल रहे हैं, अवेयरनेस वीडियोस जो आप बना रहे हैं, इतना इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलता है उससे। सो अब इससे क्या होता है, लोग में अवेयरनेस ज़्यादा है, तो हम भी अब देख रहे हैं कि जो शिफ्ट जो हमारे कंडीशंस का यहाँ पे भी है, वो भी अर्ली स्टेज में हम लोग काफ़ी डायग्नोस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो आई थिंक सेम जो पैटर्न वहाँ है, अर्ली पिकअप डिसीज़ का हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो भी बेटर हो गई है। वो भी बेटर हो गई है। चलिए, इंडिया में जहाँ आमतौर पर हम बताते हैं कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यूरो कैंसर्स उतने नहीं हैं, कुछ तो अच्छा हमारे देश में हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात शुरुआत में कहा कि अगर किसी मेल को यूरिन पास करने की अर्ज हो रही है लेकिन उसको लगता है कि नहीं पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हुआ, क्या ये भी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आई थिंक मेल्स में एक तो एज पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई 50 ईयर्स से यंग है या 50 ईयर्स के आगे है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकते हैं। और मेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, तो वो यूजुअली 50 साल की उम्र के आसपास जब आप आ जाती हैं, उससे ऊपर होते हैं, तो वो एक सबसे पहला थॉट प्रोसेस होता है किसी का कि हम लोगों का कि इसको प्रोस्टेट से रिलेटेड तो समस्या नहीं है। प्लस अगर यूरिन की अर्ज है, यूरिन नहीं आ रहा है या स्लो आ रहा है या जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसमें यूरिनरी सिस्टम के
ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो मेल में मोस्टली प्रोस्टेट से रिलेटेड होते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है यूरिन में, या आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर नाम की कंडीशंस होती है उसमें भी ऐसा हो सकता है। या फिर बोलते हैं जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनका कई बार ब्लैडर की पावर कम हो जाती है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है उसमें, उनको भी ब्लैडर डैमेज हो जाता है, तो वो कंडीशंस हो सकती हैं। या और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि ब्लैडर में कोई स्टोन है या कोई ट्यूमर है, ये सब रीजंस में ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। आपने जो बहुत सारी बातें बताई उनको एक एक करके मैं आपसे समझना चाहूँगी। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट है क्या और उसका काम क्या है? बहुत 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 सही सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझ नहीं पाते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है और क्यों होता है, और ये सिर्फ मेल्स में ही होता है। पहली बात तो ये ग्लैंड होती है, ये एक मेल ऑर्गन है। हाँ मेल ऑर्गन है जी। ये होता है ब्लैडर जो हमारा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे बैठा होता है बिल्कुल, मतलब आपके यूरिन के पैसेज के रास्ते में पड़ता है। ब्लैडर से जो यूरिन फ्लो करता है वो प्रोस्टेट के अक्रॉस होके ही जाता है। तो और ये ग्लैंड का मेन काम आपका होता है सीमन में एक सिक्रीट करना, सिक्रेशंस जो आपके फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं जी। बस इतना रोल होता है प्रोस्टेट का, बस। यस। लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट के सिक्रेशंस ना हो तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, वो सीमन को वाइटैलिटी देता है, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक उम्र के बाद जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो एक मेल का एक ही ऑर्गन बन जाता है जो बेसिकली अब फर्टिलाइजेशन का पर्पस तो रह नहीं गया, तो अब वो उम्र के साथ बढ़ता भी है। बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, मतलब उसका साइज बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है। तो 50 साल की उम्र के बाद यूजुअली प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू होता है मेजॉरिटी लोगों में। कुछ लोगों में 40 से 50 की उम्र में भी बढ़ने लगता है, तो उसी टाइम ये फिर प्रॉब्लम करने लगता है, क्योंकि ये आता है यूरिन के रास्ते में, तो जब वो बढ़ता है तो उसके साइज़ के डिपेंड करके कितना साइज़ उसका बढ़ा है, कितना वो ब्लॉक कर रहा है, उस हिसाब से फिर मेल्स में सिम्पटम्स भी आते हैं, पुरुषों में। ओके। जैसे आपने कहा कि पहले तो वाइटैलिटी देने का काम है, तो ज़ाहिर है फर्टिलिटी में एक अहम रोल हुआ। यस। फैमिली कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद थोड़ा बहुत बढ़ना नॉर्मल माना जाता है क्या कि प्रोस्टेट बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और थोड़ा बहुत बढ़ना आप नॉर्मल मान लेंगे? बिल्कुल, आई थिंक एक नेचुरल ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की, तो बोलते हैं कि 20 से 30 ग्राम के अराउंड अगर वो बड़ा है तो नॉर्मल ही होता है। यूजुअली जब यंग लोगों में 20 ग्राम से नीचे होता है जी। इसका वो वेट वॉल्यूम जो बोला जाता है, वो कैसे पता चलता है? वो अल्ट्रासाउंड से आप पता लगा सकते हैं, फिर हम लोग कभी एग्जामिन करते हैं उससे भी, फिंगर से भी पता लगा सकते हैं, बट यूजुअली आजकल तो इन्वेस्टिगेशन है, अल्ट्रासाउंड है, ईजिली उससे पता लग जाता है उसका साइज। एमआरआई भी होता है, फिर वो एडवांस टेस्ट होता है, कुछ लोगों में कराना पड़ता है एग्जैक्ट साइज के लिए। अच्छा। तो साइज जो है वो उम्र के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्रोस्टेट का, लेकिन हर किसी में वेरिएबल होता है। किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है तो उसमें थोड़ा फास्ट होता है अगर वो में है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं जिससे वो कई बार ज़्यादा बढ़ता है। तो नॉर्मल ग्रोथ जो मानी जाती है 20 से 30 ग्राम बढ़ना, या अब 40 ग्राम, 30 से 40 के ऊपर अगर बढ़ रहा है तो भी माइल्ड इंक्रीज बोलते हैं। 40 के ऊपर जब ये जाता है तो उसको सिग्निफिकेंट बढ़ा हुआ माना जाता है। तो जब माइल्ड इंक्रीज है 20 से 30 ग्राम साइज बढ़ा, हो सकता है कि वो सिर्फ बढ़े और कोई प्रॉब्लम ना दे? हाँ बिल्कुल, देखिए साइज से और सिम्टम्स पे, वो जो मतलब कि आपको जो समस्या कर रहा है प्रोस्टेट, उसका कोई डायरेक्ट एक लिंक नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। बेसिकली बोलते हैं कि हो सकता है साइज कम भी हो और उसके सिम्टम्स मरीज के बहुत ज़्यादा हों, ऐसा भी हमने देखा है। और साइज कई लोगों का 100 ग्राम से भी ऊपर होता है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो ऐसा भी होता है क्योंकि प्रोस्टेट एक डायनामिक ऑर्गन भी है, उसमें मसल्स होती हैं, वो मसल्स जितनी जिसकी एक्टिव होती हैं वो उतना ही उसको प्रॉब्लम भी करती हैं। तो कई बार छोटे साइज़ में मसल्स बहुत एक्टिव होती हैं तो बहुत सिम्टम्स करती हैं। वो बड़े प्रोस्टेट में खाली ग्लैंड्स होती हैं, मसल्स इतनी नहीं होती हैं, तो उनको सिम्टम्स कम होते हैं। ओके। किस तरह के सिम्टम्स किसी भी मेल को आएंगे जो उसे पहचानने चाहिए? हाँ, प्रोस्टेट के सिम्टम्स तो मेनली देखिए यूरिन के रास्ते में आता है, तो कुछ भी रुकावट वाले सिम्टम्स, जैसे आपको लगा कि मेरे को यूरिन थोड़ा धीरे आ रहा है, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, ये बीच बीच में रुक जाता है, या आप खड़े रहें लेकिन उतर नहीं रहा है जल्दी से, एक तो ये हो गया। दूसरा, कई बार ये बड़ी हुई प्रोस्टेट ब्लैडर को इरिटेट करती है, तो बार बार यूरिन जाना, यूरिन के एकदम से अर्ज होना कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल पहुंचना पड़ता है टॉयलेट में, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और रात को बार बार पेशाब के लिए उठना। तो ये एक स्पेक्ट्रम होता है जो प्रोस्टेट में मिलता है। क्या हम ये कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में कितनी बार उठना नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक बार रात में उठ जाए जो, उससे ज़्यादा कोई उठ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता है, और ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई यंग लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैं रात को 4 बार उठता हूँ। मैंने कहा आप तो 30 साल के हैं, 32-35 साल के, तो आप क्यों उठ रहे हैं? तो अब उनको एक वाटर इनटेक भी होती है। अब कई लोग होते हैं वो रात को इतना पानी पीते हैं, अब आप भी पिएँगे, मैं भी पीऊँगा, तो उठना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। तो इसको भी हमें उससे भी लिंक करना पड़ता है कि आपका वाटर इनटेक कितना है। अगर आप नॉर्मली ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं वाटर को, और डिस्पाइट दैट आप फिर भी बार-बार उठ रहे हैं,
तब फिर आपको इसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं, हो सकता है ये कुछ और प्रॉब्लम है। ओके। आपने जैसे शुरू में ये कहा कि भारत में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, उस वजह से भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो अगर पानी का इंटेक प्रॉपर रखे कोई, तो क्या कुछ समस्याओं से बच सकता है? बिल्कुल, आई थिंक पानी तो एक यूरिन मतलब किडनीज़ के लिए और पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए एक दवाई जैसे काम करता है, क्योंकि जितना आप अच्छे से पानी पिएंगे, इतना भी नहीं, नॉट एक्सेसिव वाटर, उसका भी एक क्वांटिटी, कि आप नहीं कि अब 10 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किडनी को एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपका यूरिन का कलर जो है वो लाइट रहे, इतना आपको पानी पीना है। तो यूजली बोलते हैं कि 2 से 3 लीटर, या गर्मियों में 3 से 4 लीटर, अगर आप थोड़ा हैवी वर्क कर रहे हैं तो इतना पानी अगर आप पिएंगे, तो जो किडनी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो स्टोन फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, वो तो डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको वो इन्फेक्शन, स्टोन बनने की टेंडेंसी कम होती है, प्लस इन्फेक्शन वाला भी जो पार्ट है कि बैक्टीरिया वो सेटल नहीं हो पाता है, बिकॉज एक कांस्टेंट यूरिन का फ्लो भी चलता रहता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। यानी पानी एडिक्वेट पिए तो स्टोन भी कम बनेगी? कम बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यही एक उसकी रेमेडी भी हम सब लोगों को बताते हैं कि भाई आप पानी कम पी रहे हैं, इस वजह से स्टोन बन गया, या आप स्टोन ट्रीट हो गया, पानी अच्छे से पिए आगे जाके, तो आपका प्रिवेंशन कम होगा। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका आप इंसिडेंटल फाइंडिंग में देख लेते हैं कि प्रोस्टेट जो है वो काफ़ी एनलार्ज है, सिग्निफिकेंट साइज है, लेकिन उसे कोई सिम्टम नहीं है, तो आप ऐसे पेशेंट के साथ क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। आई थिंक बहुत से लोग आते हैं ऐसे जो अल्ट्रासाउंड करा लिया किसी और रीज़न के लिए और देखा कि प्रोस्टेट उनका 90 ग्राम का है, 90 सीसी का बड़ा हुआ है। अब हमसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें बस एक इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि यूरोलॉजिस्ट को आप ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज इसमें एक डिसीजन बनाना होता है कि उनको कोई बार प्रोस्टेट से साइलेंट सिम्टम्स भी हो, साइलेंट डैमेजेस भी होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें वो साइलेंट साइंस ऑफ डैमेज ढूंढने पड़ते हैं। तो उसमें हम लोग ये रूल आउट करेंगे कि अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप उसके डिटेल में जाएंगे, हम लोग पहले पूछेंगे कि हो सकता है वो जो सिम्टम उनको लग रहे हैं वो नॉर्मल मान रहे हो। कई बार उम्र के साथ इंसान सोच लेता है मैं तो 4 बार रात को उठता हूँ, सबके साथ ऐसा होता है, मैं भी उठता हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशाब धीरे होता है उम्र के साथ, सबका होता है, मेरा भी होता है, कोई बात नहीं। तो ये लोग कई बार नॉर्मल भी प्रिज्यूम कर लेते हैं। तो एक बार सिम्टम का उसका एनालिसिस बहुत डिटेल में करना पड़ता है। अगर उसके सिम्टम सब ठीक लगते हैं, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, तो उसमें 2-3 चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती है कि प्रोस्टेट की वजह से वो यूरिन तो होल्ड नहीं हो रहा है ब्लैडर में ज़्यादा। कई बार ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, वो साइलेंटली डैमेज हो जाती है। क्रॉनिक रिटेंशन में लोग चले जाते हैं, वो उनको पता नहीं लगता है, वो आइडेंटिफाई नहीं करते, पेन नहीं होता उसमें, ब्लैडर की धीरे धीरे डिस्टेंशन होता है। कई बार साइलेंट किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग चली जाती है, क्रेटिनिन बढ़ने लगता है। सो ये फैक्टर हम उसमें रूल आउट करते हैं। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं है, सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और सिम्टम्स भी नहीं है, तब फिर उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तब फिर हम उनको सिर्फ लाइफस्टाइल मेजर्स एडवाइस करते हैं और कुछ नेचुरल दवाइयाँ आती हैं वो ले सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, गुड डाइट, दैट इज ऑल। जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल मेजर्स फिर हम उनको बताते हैं, तो क्या पहले से कुछ ऐसी आदतें हैं जो प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं और लोग वो ना करें तो ठीक रहें? बिल्कुल, आई थिंक कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जिनका पूरा प्रूवन है कि इसकी वजह से आपको प्रोस्टेट की समस्या बढ़ सकती है। उसमें आता है एक तो ओबेसिटी या पेट मोटापा जो हो गया, दूसरा एक काफ़ी हाई फैट डाइट आप ले रहे हैं, काफ़ी रेड मीट कंजम्पशन कर रहे हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो कम खा रहे हैं, और बहुत से जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, अगर वो कोई लीड कर रहा है तो फिर उसमें थोड़ा प्रोस्टेट की समस्या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। जो बाकी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं चीज़ें। यस, ऑफ कोर्स, वही इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, इससे ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो एक बार कोई सिम्टम्स के साथ और बढ़े हुए प्रोस्टेट के साथ आपके पास आया तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए? हाँ, अगर सिम्टम्स के साथ आया और बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है तो पहले क्योंकि हमें इसमें कुछ चीज़ें रूल आउट भी करनी पड़ती हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री पूछना, एक प्रोस्टेट कैंसर का भी बड़ा कंसर्न्स होता है 50 ईयर्स के बाद, तो हमें वो भी एक स्क्रीनिंग PSA वगैरह कराना पड़ता है। अगर सब ठीक रहता है और हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि ये जो प्रोस्टेट का बढ़ना है ये बेनाइन है, मतलब इसमें कैंसर का कोई चांस नहीं है, और पेशेंट को सिम्टम्स हैं, तो उस सिम्टम्स को फिर हम ग्रेड करते हैं सीवियरिटी में। एक हमारी स्कोरिंग होती है, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर बोलते हैं उसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर में कैटेगराइज करते हैं। उसके बेसिस पे फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो लाइफस्टाइल मेजर से भी सेटल हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स में हमें फिर मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है प्रोस्टेट की। ओके। यस, और फर्स्ट स्टेप आपका मेडिसिन होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रोस्टेट से रिलेटेड, या पेशेंट के सिम्टम्स खाली सिम्टम्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर मेडिसिन से ही उसका पहले इलाज किया जाता है।
पूरी तरह ठीक हो सकता है दवाओं से? हाँ, ये तो प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं मेजॉरिटी लोगों में मेडिसिन से सेटल हो जाते हैं। अब ये 100% नहीं होते, कई लोगों में 90% सेटल होते हैं, कई लोगों में 50% सेटल हो जाते हैं। बट ये होता है कि अगर मरीज के सिम्टम्स 50% भी सेटल हो गए तो वो कम से कम अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव देखता है। तो वो मेडिसिन खा के आगे आराम से काफ़ी टाइम्स तक वो मैनेज कर सकता है। और मेडिसिन ऐसी होती है प्रोस्टेट की, एक बार वो शुरू हो जाए तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है फिर। लाइफ लॉन्ग? मोस्ट लाइकली लाइफ लॉन्ग हम ये बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोस्टेट की जो मेडिसिन अगर आप विड्रॉ करेंगे तो सिम्टम फिर रिटर्न हो जाते हैं। तो आप यू कैन फील दैट डिफरेंस। जब आप मेडिसिन रोकेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब मेरे दवाई खा रहा था तो मैं अच्छा था, मैंने एकदम से छोड़ दिया तो मैं वापस वहीं पे आ गया हूँ। तो लाइकली अगर हमने एडवाइस किया पेशेंट को प्रोस्टेट की मेडिसिन तो वो लाइकली लाइफ लॉन्ग ही चलती हैं। तो अगर कोई दवा बहुत लंबे टाइम तक लेनी पड़ रही है तो क्या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे लोग अक्सर डरते हैं? यस, तो प्रोस्टेट की जो मेजॉरिटी दवाइयाँ होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। और आजकल दवाइयाँ भी अलग अलग टाइप की आती हैं। कुछ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, कुछ होते हैं जिनके थोड़े ज़्यादा होते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके थोड़े सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो पेशेंट से हम ये सब डिस्कस करते हैं कि देखिए ये वाली दवाई देंगे, इससे हो सकता है आपका सीमन नहीं आएगा, इजैकुलेशन का इशू हो सकता है, थोड़े बहुत चक्कर आ सकते हैं इस दवाई को खाने से। पर ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं मोस्टली कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, और जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं मैनेजेबल होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग भी अगर ये दवाई खाई जाती है प्रोस्टेट की तो ये नुकसान नहीं करती शरीर को। कुछ दवाइयाँ होती हैं प्रोस्टेट की जो साइज़ कम करने के लिए आती हैं, जैसे ड्यूटास्टेरॉइड हो गई या फिनास्टेरॉइड हो गई, उसके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये पेशेंट से एक बार डिस्कशन में आपको डिस्कस करना पड़ता है। अगर उनकी प्रोस्टेट के साइज़ पे डिपेंड करता है, उनके सिम्टम की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की मेडिसिन उनको दी जाएगी। कम साइड इफ़ेक्ट वाली दी जाएगी या थोड़े से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट एट दी उस कॉस्ट पे कि प्रोस्टेट आपका ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस में फिर स्टेरॉइड देने की नौबत आ जाती है? नहीं, स्टेरॉइड नहीं होते, ये ड्यूटास्टेरॉइड होते हैं, ये अच्छा। हार्मोन ब्लॉकर एजेंट्स होते हैं बेसिकली, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, खाली प्रोस्टेट पे ही टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक किया जाता है, जिससे वो प्रोस्टेट का जो मेन ओके। फीडिंग हार्मोन होता है वो मेल का होता है टेस्टोस्टेरोन। जी। तो उसको ये दवाई ब्लॉक करती है तो उससे प्रोस्टेट का साइज़ कम हो जाता है। लेकिन ओके। इसके और भी सेक्सुअल रिलेटेड, बिकॉज क्योंकि कोलेट्रल डैमेज तो होगा जब आपने टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक किया प्रोस्टेट पे, तो थोड़े बहुत रिसेप्टर बाहर भी ब्लॉक होते हैं, तो जी। उससे कई बार सेक्सुअल डिज़ायर कम होना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ओके। अब जैसे आपने कहा कोई मान लीजिए एक्टिवली अपनी सेक्सुअल लाइफ में है और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 40-50 है, तो पहली कुछ दवाओं में साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि सीमेन नहीं बनेगा, दूसरी में ये है कि टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, कोई नहीं, ऑप्शन? उनके लिए हम दवाइयाँ दूसरी देते हैं। अब अच्छा। इनके लिए हम वो दवाई देते हैं जिनके ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो हमारे पास इस तरह की भी दवाइयाँ आती हैं प्रोस्टेट की, जिसमें आपका सीमन बहुत नॉर्मल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो होती। वही दवाइयाँ क्यों नहीं चुनी जाती? वो हर किसी के लिए नहीं चुनी जाती, बिकॉज़ मान लीजिए कोई 75 ईयर्स है, उसका प्रोस्टेट बहुत बड़ा है। मान लीजिए उनका प्रोस्टेट है 100 ग्राम के करीब है, बहुत बड़ा है और सिम्पटम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको थोड़ा स्ट्रॉन्गर दवाई देना पड़ेगा। उनके लिए कई बार सेक्सुअल प्रेफ़रेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जैसे यंगर पेशेंट्स हैं। अब उसमें हमें साइज़ भी कम करना है, ओल्डर पेशेंट हैं, सेक्सुअल उनका प्रेफ़रेंस नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई दी जाए, तो हमें साइड इफ़ेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता है, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट से। यंगर लोगों में उल्टा होता है कि हमें देखना पड़ता है कि इनको बता दिया जाए कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट आने वाले हैं, तो आप बताइए आपको कौन-सी दवाई आपको प्रेफ़र करते हैं। तो यूजुअली इनमें हम फिर वही दवाई देते हैं। ओके। आपने एक चीज़ कही कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर अगली जनरेशन को रिस्क ज़्यादा होता है? हाँ, प्रोस्टेट का फैमिली से थोड़ा-सा लिंक है, ख़ासकर कि कैंसर के मामले में तो ऑफ़ कोर्स कि अच्छा। प्रोस्टेट कैंसर से अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, ख़ासकर जो फर्स्ट डिग्री इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, आपके फादर हो गए या फादर के ब्रदर हो गए, तो मेल्स में उनसे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग फिर स्क्रीनिंग जो होता है, पीएसए जो बोलते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है वन्स इन अ ईयर, वो हम जल्दी शुरू कर देते हैं। आइडियली वो स्क्रीनिंग होती है 50 साल या उसके ऊपर, बट फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उसमें 45 ईयर पे शुरू हो जाती है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो कई बार 40 इयर्स के ऊपर ही शुरू करनी पड़ती है स्क्रीनिंग। जी। पीएसए टेस्ट का बहुत बार नाम आता है जब यस। मेल हेल्थ की बात होती है, तो ये टेस्ट क्या होता है, क्या बताता है, और क्या इसके अलावा 35 या 40 पार पुरुषों को और भी कुछ टेस्ट कराने चाहिए अपने जनरल वेलबींग के लिए? एब्सोल्युटली। सी पीएसए टेस्ट जो होता है ये एक एंटीजन होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करती है ब्लड में। इसका यूजुअली एक बैरियर होता है प्रोस्टेट के अंदर, ये मेम्ब्रेन से निकलता है, प्रोस्टेट की ग्लैंड से निकलता है।
तो ये अमाउंट जब इसका बॉडी में बढ़ने लगता है तो इसका मतलब कि कुछ मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ है। यहाँ पे वो जब कैंसर सेल प्रोलिफरेट करती है तो उनका एक स्टेप होता है कि वो मेम्ब्रेन को ब्रीच कर जाते हैं। तो ये पीएसए का वॉल्यूम बढ़ने लगता है ब्लड में। तो इसलिए ये एक मार्कर होता है कि अगर मान लीजिए प्रोस्टेट में कोई पैथोलॉजी है तो पीएसए अगर मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है कहीं पे भी, वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन कैंसर में खासकर इसके लेवल बढ़ने लगते हैं। तो ये इसीलिए इसको एक बहुत ही स्पेसिफिक, क्योंकि कहीं और से सीक्रेट नहीं होता है, मेनली ये प्रोस्टेट से ही सीक्रेट होता है, तो इसीलिए एक मार्कर बन जाता है। इसके लेवल जो ब्लड में होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कुछ प्रोस्टेट में पैथोलॉजी हो सकती है, कैंसर हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि कैंसर के लिए, बट ये दिखाता है कि प्रोस्टेट में कुछ पैथोलॉजी आपकी है कि मार्कर बढ़ गया। हाँ, अर्ली इंडिकेशन होता है, तो इसीलिए इसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए। ओके, भारत में कितना आम है प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में? भारत में भी नंबर 3 पे है आजकल, क्योंकि वैसे तो वर्ल्ड में नंबर 1 पे जा रहा है अभी प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि भारत में अभी लंग कैंसर भी है, ओरल कैविटी का कैंसर है, वो अभी ज़्यादा कॉमन है। प्रोस्टेट कैंसर भी मेंस में बेसिकली काफ़ी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हम लोग का भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल होता जा रहा है, डाइट भी हमारी ऐसी होती जा रही है, तो दीज आर फैक्टर्स जो थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको एक बार पीएसए में डाउट हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, फिर उसके बाद फिर क्या टेस्ट कराएंगे कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, ये ठीक से रूल आउट हो जाए? तो पीएसए अगर आप किसी का बड़ा हुआ है तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग पहले तो देखना होता है कि कोई उनको इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन लगता है तो हम उसको ठीक करते हैं, पीएसए को रिपीट कराया जाता है 4 से 6 हफ्ते के बाद। अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर ठीक है, इन्फेक्शन था, हमने ठीक किया, यूरिन का टेस्ट हमने कराया बेसिकली, तो उसी को इन्फेक्शन नहीं है सबसे पहले। तो इन्फेक्शन पहले रूल आउट करना होता है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है फिर भी पीएसए बड़ा हुआ आता है तो फिर उसमें 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एक होता है एमआरआई या अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इतना रिलायबल नहीं होता है प्रोस्टेट के लिए, तो इसमें हम ज़्यादातर लोगों में एमआरआई प्रोस्टेट का करवाते हैं। एमआरआई जो होता है वो एक आपका एमआरआई स्कैनर से होता है, उसमें पूरे प्रोस्टेट की एनाटमी पूरी डिटेल में हमें पता लग जाती है। उसकी स्कोरिंग होती है, सिस्टम होता है, उस स्कोरिंग के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि जो चीज़ दिख रही है क्या वो सस्पिशियस है या वो बेनाइन है। अगर एमआरआई कहता है सब ठीक है तो फिर पीएसए को हम फॉलो कर सकते हैं। और कई बार पीएसए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे किसी का पीएसए 100 है, 200 है, तो उसमें फिर एक और पेट स्कैन भी होता है, पीएसएमए पेट स्कैन बोलते हैं उसको, बहुत स्पेसिफिक होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो स्ट्रेट अप हम वो भी करा लेते हैं। वो भी एमआरआई की तरह ही किया जाता है? वो उससे ईजियर होता है एमआरआई से, थोड़ा एमआरआई में टाइम लगता है, थोड़ी मशीन टेक्स टाइम, क्योंकि वो एक सीक्वेंसेस होते हैं उसका। पेट स्कैन एक सीटी स्कैन की तरह होता है, वो थोड़ा फास्टर होता है। ओके, और वो ज़्यादा श्योर शॉट है? वो हर किसी में नहीं कराते हैं इनिशियली, किसी में बहुत ज़्यादा पीएसए जब बड़ा होता है तब उसको कराना पड़ता है, देखने, क्योंकि वो पूरा बॉडी कवर करता है पीएसए में पेट स्कैन जो होता है। एमआरआई खाली प्रोस्टेट कवर करता है। तो अगर हमें डाउट है कि भाई पीएसए बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और ये प्रोस्टेट कैंसर है जो बॉडी के बाहर जा चुका है, तो फिर हम उसमें पेट स्कैन कराते हैं। नहीं तो किस हद तक प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में कामयाबी मिलती है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? प्रोस्टेट कैंसर के लिए आजकल ये बोला जाता है कि अगर एक कैंसर है जिसका आज के टाइम पे अच्छा ट्रीटमेंट और क्योर अवेलेबल, आज मैं क्योर मैं बोल रहा हूँ लेकिन क्योर ही लिटरली कंसिडर किया जाता है, तो वो एक यही कैंसर है जिसको प्रोस्टेट कैंसर। तो अच्छी बात है। हाँ, सीरियसली, आई मीन तब मॉडर्न एडवांसमेंट ने इसका जो ट्रीटमेंट अचीव किया है वो सही में रिमार्केबल है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है एक पेशेंट की एज पे और उसकी स्टेज पे, डिसीज़ की स्टेज पे। अगर बहुत अर्ली कैंसर है और उसकी एक स्कोरिंग होती है पैथोलॉजी में, हम लोग ग्लीसन स्कोरिंग बोलते हैं, वो लो रिस्क में आता है, तो इसको खाली मॉनिटर भी किया जा सकता है, इसको ट्रीट भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं एक्टिव सर्विलेंस। तो क्योंकि ये ऐसा कैंसर होता है कि जो मैन को भी आउटलिव करता है, इतना लो रिस्क होता है, तो इसको ट्रीट नहीं करना पड़ता, आप इसको सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं कि बढ़ तो अगर अगर बढ़ेगा फ्यूचर में पीएसए के मार्किंग मॉनिटरिंग होती है, एमआरआई से मॉनिटरिंग होती है, बायोप्सी भी कई बार रिपीट करनी पड़ती है अगर वो बढ़ता है तो फ्यूचर में उसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर वो स्टेबल रहता है तो एज लाइफ लॉन्ग आप बिना ट्रीटमेंट के जस्ट मॉनिटरिंग से ही आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, बिना किसी दवा के? बिना किसी दवाई के, यस। अरे वाह, यस, दिस इज कॉल्ड लो रिस्क। इसको लो रिस्क या वेरी लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। कितने केसेस में ऐसा होता है? काफ़ी आते हैं, आप मान के चलिए अराउंड 30-40% तो वेरी लो रिस्क में आते ही हैं, और मेजॉरिटी फिर इतना ही प्रोपोर्शन हमें आजकल 20-30% इंटरमीडिएट रिस्क का मिलता है। फिर एक हाई रिस्क होते हैं जो अराउंड 20-30% लोगों में मिलते हैं। तो जो इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क वाले ग्रुप होते हैं उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब उसमें ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी आती है,
आजकल तो रोबोटिक सर्जरी होती है, रिमार्केबल है, प्रिसीजन सर्जरी है, छोटे छोटे कट से होता है। आप देखिए नेक्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी पेशेंट बैठा होता है, नेक्स्ट डे वो घर चला जाता है या उसके नेक्स्ट डे मैक्सिमम। कैथेटर भी 7 डेज में निकल जाता है और जो यूरिन का कंट्रोल है वो सब इससे बहुत बेहतर होता है। जो मेजॉरिटी लोगों में लीकेज की प्रॉब्लम इसके बाद होती है टेम्पररी, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। इससे हम लोग उनकी सेक्सुअल नर्व्स भी बचा सकते हैं, तो उनके इरेक्शंस भी रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये सर्जरी ने काफ़ी इसको ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की प्रिजर्व रहती है इस सर्जरी के बाद, वो पहले नहीं होती थी, सब रोबोटिक सर्जरी की वजह से। तो पहले तो ये है कि कुछ नहीं करना, दूसरा है दवाएं देनी है, बस तीसरे नंबर पे सर्जरी आती थी। वो सर्जरी जो पहले होती थी उसमें काफ़ी लोगों को यूरिन के लीकेज होते थे बिकॉज प्रिसीजन नहीं था, क्योंकि जो प्रोस्टेट जहाँ लोकेटेड है इतना डीप और डाउन पेल्विस में जाके हमारे लोकेशन है, वहाँ पे विजन अच्छा नहीं होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और इतना प्रिसीजन से आप उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स होती हैं प्रोस्टेट के अराउंड, सेक्सुअल नर्व्स जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत फाइन होती हैं। ये प्रिसीजन सिर्फ रोबोटिक सर्जरी की मदद से ही आजकल पॉसिबल हो पाता है। इसमें मैग्निफिकेशन होता है, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट किसी भी मरीज को ब्लड देना नहीं पड़ता है। अर्लियर टाइम्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स काफ़ी होते थे, ओपन कट होता था तो पेशेंट 7-7 दिन अस्पताल में रहते थे। तो ऑल दोज चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। ओके तो पहली एक तो बात ये है कि ये वो वाला कैंसर है जो अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं यही बोलता हूँ, लेकिन एक कैंसर ऐसा शब्द है कि जो कोई सुनता है तो एकदम उनकी जिंदगी बदल जाती है कि मतलब क्या हो गया। तो मैं अंडरस्टैंड कि एप्रीहेंशन तो सबको होगा ही होगा, लेकिन एक राइट आप मतलब एक गाइडेंस से या आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें, अपने थोड़ा डिस्कस करें, इसके बारे में समझें। और जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन इतना दे रहे हैं, आज लोग इसको सुनेंगे तो प्रोबेबली उनको इतना हेल्प मिलेगा कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री है, वो 30 साल से अपने टेस्ट कराएं? नहीं 30 साल से नहीं, प्रोस्टेट के लिए हम बोलते हैं 40 साल के ऊपर, और वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में। आइडियली तो अगर फैमिली हिस्ट्री है जो अगर एक ही जनरेशन में है तो 45 साल से, अगर 2-3 जनरेशन में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर आपको 40 ईयर के बाद शुरू करना है उसकी स्क्रीनिंग। वंस इन अ ईयर प्रोस्टेट पीएसए टेस्ट कराना होता है, टोटल पीएसए वो कराने की जरूरत है। ओके डॉक्टर साहब, अब जो पुरुषों से जुड़ी हुई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, कॉमनली आप भारत में अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं, किस सबसे कॉमन प्रॉब्लम के साथ लोग आते हैं आपके पास? बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत कॉमन है और तो सही है कि लोग पुरुष जो हैं कई बार छुपाते भी हैं, पर लेकिन आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस है तो पुरुष आते भी हैं और पूरा डिस्कस भी करते हैं हम लोग। तो कॉमनली जो आते हैं वो इरेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं कि इरेक्शन ठीक से नहीं होता है या जल्दी निकल जाना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसको बोलते हैं, ये होता है, या कि उनका डिज़ायर थोड़ा कम हो गया, लिबिडो जैसे बोलते हैं वो कम हो गया। सो 3 ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो पुरुष हमारे पास आते हैं। तो पहली प्रॉब्लम को अगर हम लें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कि लग रहा है कि इरेक्शन नहीं हो रहा, सबसे कॉमन रीजन उसके पीछे आप क्या देखते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो कारण है, तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, कुछ एज पे भी डिपेंड होता है। उम्र के साथ थोड़ा बहुत इरेक्शन कम होता ही है, एज का एक फैक्टर भी होता है। जैसे मेंस एज करते हैं, एंड्रोपॉज जैसे बोलते हैं, जैसे मेनोपॉज वुमेन्स में होता है, उनके भी हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। प्लस आजकल डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, आपका मोटापा है, स्मोकिंग है, बहुत इन बड़ा वजहों से भी होता है। हाँ, स्मोकिंग तो बहुत बड़ा फैक्टर है, और किसी को हार्ट इश्यूज हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो इन वजह से भी आपको इरेक्शन के इश्यूज होते हैं। और सबसे बड़ा यंग लोग में जो देखा जाता है होता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, प्रोफेशनली है, पर्सनली है, पार्टनर का रिलेशन का इश्यूज है, सो दैट कैन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है इरेक्शन के इश्यूज में। कॉमनली किस तरह से ट्रीट करते हैं फिर? तो इसमें एक हमें डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना पड़ता है, उनकी बहुत डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट्स की, पूरा हिस्ट्री में हम लोग पूछते हैं उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्या क्या उनको मेडिकल इश्यूज है वो देखे जाते हैं। सो एक काफ़ी डिटेल में हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, रूल आउट करने के बाद कि कोई ऐसा एनाटॉमिकल रीज़न तो नहीं है, फिर उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। अब इन ब्लड टेस्ट में बहुत एक प्रोफाइल आती है, बिकॉज हमें सब कुछ रूल आउट करना है कि किसी को लिपिड प्रोफाइल देखनी है, उसके हार्मोनल प्रोफाइल चेक करना है, उसका शुगर का चेक करना है, अगर वो हार्ट इश्यूज तो नहीं है, कार्डियक इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, कहीं एज के डिपेंड करता है। तो ये सब देखने के बाद अगर हमें कोई ऐसा मेजर
हार्मोनल कॉज या कोई एनाटॉमिकल कॉज नहीं मिलता है, और मोस्टली अगर लगता है कि साइकोसेक्सुअल रीजंस हो सकते हैं, कि साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते कितने हैं, कॉमन है कि साइकोसेक्सुअल रीजंस की वजह से ऐसा हो रहा हो? काफ़ी कॉमन है बेसिकली। साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा कॉमन है एनाटॉमिकल, लेकिन एज पे भी मैंने बोला है, देखिए 50 साल के बाद मेजॉरिटी में कुछ ना कुछ रीजंस होता है, बट उससे यूजुअली उससे पहले साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये एज पे बहुत डिपेंड करता है। ओके। एक बात आपने कही कि अगर डायबिटीज भी है तो उससे भी होता है, और प्रोस्टेट Yes. के मामले में भी आपने कहा कि यूरिन कंट्रोल खराब होता है अगर डायबिटीज है तो। यस, तो डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो किसी ऑर्गन को नहीं छोड़ती है बॉडी में, आपको पता है, दिस इज व्हाट इट इज। और सबसे बड़ा रीजन इसका ये होता है कि डायबिटीज नर्व्स, जो नसें होती हैं, उसको डैमेज करती है, प्लस वेसल्स, जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, दोनों को डैमेज करती है। तो जो पेनिस में होती हैं वो माइक्रो वेसल्स होती हैं, प्लस ब्लैडर की जो नर्व्स होती हैं वो भी डायबिटीज से अफेक्ट होती है। तो डायबिटिक्स न्यूरोपैथी जिसे बोलते हैं, वो ब्लैडर को भी सिस्टोपैथी कर देता है, और इसीलिए पेनाइल में, इरेक्शन में इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नर्व डैमेज होती हैं, प्लस छोटी छोटी वेसल्स होती हैं पेनिस की, वो ऑक्लूड हो सकती हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन बन सकता है। सेम जो आपके हार्ट में होता है, ऐसा ही पेनिस में भी होता है। ओके। अब कोई समस्या के साथ आए प्लस उसे डायबिटीज भी हो, तो फिर आप कैसे उसे ट्रीट करेंगे? डायबिटीज के लिए तो वो कोई ना कोई दवा खा ही रहा होगा ऑलरेडी। यस, तो डायबिटीज कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर किसी का डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो दवाइयों का फायदा भी नहीं होगा। तो डायबिटीज़ कंट्रोल तो हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज बोल ही देते हैं कि देखिए, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है तब आपको हम ट्रीटमेंट देंगे तो फ़ायदा होगा। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता तो फिर ट्रीटमेंट वो इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज वो तो डिसीज़ पे प्रोग्रेस करता है। एक तो चीज़ हुई डायबिटीज़ को कंट्रोल किया मरीज ने, अब उसके अलावा वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी जूझ रहा है, उसके लिए फिर क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए अब देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी सीवियरिटी होती है, इसमें भी स्कोरिंग होती है बहुत सारे। हाँ, इसमें भी स्कोरिंग है, उसमें हम स्कोर करते हैं कि माइल्ड डिसफंक्शन है, मॉडरेट डिसफंक्शन है, कि सीवियर डिसफंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दैट उनको फिर मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। और अगर बहुत सीवियर डिसफंक्शन है, और इनिशियल ट्रीटमेंट तो सबका मेडिसिन ही होती है, उसकी मेडिसिन आती है, लेकिन वो मेडिसिन बहुत केयरफुली अंडर सुपरविजन डॉक्टर की, यूरोलॉजिस्ट के ऊपर में आपको लेनी चाहिए, बिकॉज उसके कार्डियक इफेक्ट भी हो सकते हैं। किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है तो वो दवाई लेने से काफ़ी प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है, बिकॉज ये मेडिसिन काफ़ी स्टिमुलेटरी होती हैं। तो इसीलिए इन मेडिसिन का उपयोग अपने हमें यूरोलॉजी से कंसल्ट करके सब रिस्क फैक्टर को देख के तभी यूज़ करना चाहिए। तो पहले मेडिसिन सबको देते हैं, मेडिसिन का इफेक्ट देखा जाता है, अगर मेडिसिन का इफेक्ट आता है तो मेडिसिन से मैनेज करते हैं, प्लस लाइफस्टाइल मेजर सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल लें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हटाएं, और ओबेसिटी है तो उसको कम करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, स्मोकिंग करते हैं तो उसको हटाएं, अल्कोहल ज़्यादा एक्सेसिव ना लें। सो ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इरेक्शन में। कुछ दवाएं तो हमने देखी हैं कि नाम से ही पॉपुलर हैं और लोग ओवर द काउंटर भी उनको जाकर ले लेते हैं। ऐसे ही आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, शिलाजीत का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो जो लोग अपने आप इन्हें ले रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड तो नहीं है, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेक्सुअल एनहेंसमेंट की दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, क्योंकि सेक्सुअल एनहेंसमेंट का इफ़ेक्ट डायरेक्टली हार्ट पे भी आता है। तो इस किसी भी दवाई को मेरे हिसाब से आप ओवर द काउंटर ऐसे यूज़ ना करें, रेदर आप इसको एक बार अपनी यूरोलॉजी से कंसल्ट करें, देखें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, तब आप इसको यूज़ करें। ओके। अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है उसके पीछे क्या कॉमनेस्ट कॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कॉमन ये वाली वजह पाई जाती है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी कॉमनेस्ट कॉज होता है साइकोलॉजिकल, उसमें भी ब्रेन पाथवे होता है। जो क्या होता है, देर आर मैनी फैक्टर बेसिकली, उसमें मेन आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जो नर्व सेंसिटिविटी होती है, या जो आपका जो पाथवे होता है जो इजैकुलेशन को गवर्न करता है, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत सारे रीजंस होते हैं, कि जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बहुत टाइप होते हैं, कि लाइफ लॉन्ग है या अभी टेम्पररी है, किसी कंडीशनल से है। तो जो टेम्पररी होते हैं उसमें स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर होता है, और जो लाइफ लॉन्ग होते हैं उसमें फिर न्यूरोलॉजिकल जो कॉजेज होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, कि ब्रेन पाथवे है उसका साइक्लिंग थोड़ा कम है, तो वो पाथवेज में वो रीजंस होते हैं। उसके लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए दवाइयाँ आती हैं, उस दवाइयों से वो पाथवे का टाइम प्रोलॉन्ग होता है। दवाइयाँ देते हैं मरीज को, एक टाइमिंग पे आप लीजिए, उससे फ़ायदा होता है। प्लस कुछ मैन्यूवर्स होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पोजीशंस होती हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। यानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो हैं, बट एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई कि ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, फिजियोलॉजिकल कम है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम 50 ईयर्स से कम में ज़्यादा दिखती हैं। यस।
ओके हम प्रोस्टेट की बात कर रहे थे, उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई कि जब हम्म। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है, सिर्फ एनलार्ज प्रोस्टेट है, कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, कैंसर नहीं है, तो उस केस में सिर्फ दवाओं से काम हो जाता है? हाँ बिल्कुल, दवाइयों से काम हो जाता है। अगर आपके सिम्टम्स दवाइयों से कंट्रोल हो गए हैं तो फिर आप दवाई ही खाइएगा, और कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है तो आप दवाई ही जितना मर्जी लाइफ में आप जितना लॉन्ग ले सकते हैं ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। सर्जिकल ऑप्शंस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती? जरूरत जब पड़ती है जब आपके सिम्टम्स दवाई से मैनेज नहीं हो रहे हैं या आपको कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से। अब ऐसे लोगों के लिए आखिरी सवाल, जिन लोगों को इंसिडेंटली पता लगा कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उन्होंने अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराया, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, तो कितने को थोड़ा बहुत माने और क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करें जिससे प्रॉब्लम वहाँ रुक जाए? बिल्कुल, आई थिंक देखिए साइज पे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ कि अगर ने अपनी जांच कराया 20 से 30 ग्राम तो नॉर्मली माना जाता है, उस पर इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोर आपको जो फोकस करना है आपके सिम्टम्स पे है। अगर आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलके इन्वेस्टिगेट करवाइए, इवेलुएट कराइए, बिकॉज बहुत सारे कारण होते हैं, प्रोस्टेट एक कारण है मेंस में, तो उसके चक्कर में हम लोग बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, साइज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऑल्दो साइज मैटर करता है जब अगर सिम्टम्स हों ज़्यादा तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जी। बाकी मेजॉरिटी अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि आपके यूरिन सिम्टम्स माइल्ड हैं, आप अपने आप पे एक लाइफस्टाइल मेजर अपना खुद यूज़ करके देखिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, स्मोकिंग को हटाइए, वेट कंट्रोल कीजिए, अल्कोहल का कंजम्पशन को थोड़ा लिमिट करिए। सो ये सब मेजर्स आप यूज़ करके देखिए, अगर इससे आपको इम्प्रूवमेंट होता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यूरिन फ्लो मेंटेन करने के लिए दवाएं दी जाती हैं? हाँ, यूरिन फ्लो के लिए अगर आपको बॉदर कर रहा है और आपका सिम्टम्स थोड़े सिग्निफिकेंट हैं तो मतलब ज़्यादा हैं तो उसके लिए दवाई दी जाती है, और उससे प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। मेजॉरिटी लोगों में दवाइयों से इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आमतौर पर हम महिलाओं के मन की बात आप तक लेके आते हैं, आज पुरुषों के मन की बात, और महिलाओं को भी ये इसलिए सुननी चाहिए कि अपने घर के पुरुषों के सिम्टम्स को समय रहते उन्हें भी बता सकें कि इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छी बात, दो अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने कही, एक तो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस अभी भारत में उतना नहीं है, हालांकि इंसिडेंस बढ़ रहा है अवेयरनेस के साथ साथ, और दूसरी चीज़ जितनी भी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हैं वो मोटे तौर पर साइकोलॉजिकल होती हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो उनका भी हल मौजूद है। इसी नोट के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं, फिर भी कोई सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें छोड़ सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनकी राय ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।